तो नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसी वीडियो में हम नेचुरल लॉ स्कूल को कवर कर लेंगे पूरा अच्छे से। तो इससे पहले की वीडियो में हमने मीनिंग, इंट्रोडक्शन और नेचर, स्कोप और इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस को कवर किया है, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र को कवर कर लिया है। तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा करके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए, जैसे ही बात करें हम लोग स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो सबसे पहली बात कि ये क्या है, स्कूल्स क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिलोसोफर्स इनटू स्कूल्स मेक्स ईजियर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए, जैसे बहुत सारे एंशिएंट टाइम से लेकर के मॉडर्न पीरियड तक बहुत सारे फिलोसोफर्स आए, ज्यूरिस्ट आए, जिनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस के निर्माण में। तो इनको अगर हम अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, तो इनको अगर हम स्कूल्स में बांट दें, तो इनको स्टडी, इनके हर एक एस्पेक्ट को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमने 5 स्कूल्स में डिवाइड किया है। पहला है नेचुरल स्कूल, दूसरा एनालिटिकल स्कूल, तीसरा हिस्टोरिकल स्कूल, चौथा सोशियोलॉजिकल स्कूल, पांचवा रियलिस्ट स्कूल। ये जो 5 स्कूल्स हैं, इसमें क्लासिफाई करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि नेचुरल लॉ स्कूल का एक अपना थ्योरी है। उस थ्योरी में जो जो ज्यूरिस्ट इससे मिलता जुलता जिनका भी विचार रहा है, हम उनको नेचुरल लॉ थ्योरी में, नेचुरल लॉ स्कूल में पढ़ लेंगे। फिर एनालिटिकल स्कूल है, तो एनालिटिकल स्कूल का कुछ अपना एक ऑब्जेक्टिव है, एनालिटिकल स्कूल का कुछ अपना एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जिनका जिनका भी थॉट और फिलॉसफी रहा है, उनको हम लोग एनालिटिकल स्कूल में पढ़ते हैं। सेम एज 3, 4, 5 हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल और रियलिस्ट। इन सब का जैसा जैसा मतलब व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू था, उनको उसके हिसाब से स्कूल्स में रख दिया गया। अब हो सकता है कि कोई एक फिलोसोफर्स, ज्यूरिस्ट का विचार ऐसा हो, नेचुरल स्कूल के विचारों को भी ओवरलैप करता हो, और एट द सेम टाइम हिस्टोरिकल स्कूल या फिर सोशियोलॉजिकल स्कूल के भी थॉट्स को ओवरलैप करता हो। अब देखेंगे नेचुरल स्कूल के बारे में, ठीक है। चलिए, तो नेचुरल स्कूल के बारे में देखें, उसको हम लोग 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं। पहला एंशिएंट, दूसरा मिडीवल और तीसरा रेनेसां। रेनेसां जो पीरियड है, ये एग्जैक्टली इसके बाद फिर मॉडर्न पीरियड में आ जाता है। तो मॉडर्न पीरियड भी है इसके बाद, लेकिन वो बिल्कुल लेटेस्ट हो जाता है। तो रेनेसां पीरियड अगर हम पढ़ लें तो यहाँ तक काम हो जाएगा। तो एंशिएंट पीरियड को भी हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ग्रीक फिलोसफर्स, क्योंकि ग्रीक का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा है फिलॉसफी में। समझिए, फिलॉसफी का जो बर्थ है वो एक तरीके से ग्रीक में माना जाता है। बट एट द सेम टाइम रोम अम्पायर भी था, और इंडियन, चूँकि हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इंडियन फिलॉसफी तो बिल्कुल ही एंशिएंट से था, बिल्कुल पुराने टाइम से। तो इसलिए हम लोग इंडियन फिलॉसफी को भी अच्छे से कवर करेंगे। एंशिएंट टाइम में नेचुरल लॉ स्कूल से मिलता जुलता क्या क्या विचार था, उसको देखेंगे। देखिए, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ये एडी और बीसी, ये चीज़, तो एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, और बीसी का होता है बिफोर क्राइस्ट। अगर मान लीजिए कि इस टाइम पीरियड को हम जीसस क्राइस्ट का जन्म माने क्रिश्चियन धर्म में, तो इधर से जितना पीछे की ओर जाएंगे उतना, जैसे माइनस काउंटिंग होता है ना, जैसे 1 के बाद 2, 3, 4, तो 3 जो होगा वो ज़्यादा पुराना साल होगा एज कंपेयर टू 2, ठीक है। ये पीछे की ओर जा रहे हैं। और बीसी में क्या है, आगे। एडी में क्या है, आगे की ओर जा रहे हैं। जब हम एडी की बात करें तो एडी में हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं, 1 से फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर सेकेंड, 0 मान लेते हैं एक तरीके से हम लोग बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को, ठीक है। टाइमलाइन समझने में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। चलिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो ज्यूरिस्ट हैं उसमें है हेराक्लिटस, जो कि सबसे पहला ज्यूरिस्ट जो उस टाइम के पाइथागोरस थे, और भी बहुत सारे ज्यूरिस्ट थे एफिसस के। और सोक्रेट्स हो गए। सोक्रेट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बट सोक्रेट्स से भी पहले ये हेराक्लिटस आते हैं। तो इनके बारे में भी जानना, क्योंकि इन्होंने ही एक तरीके से, हेराक्लिटस ने ही नींव रखा था इसका। तो फिर सोक्रेट्स के बारे में देखेंगे, प्लेटो के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में। इसमें हम लोग 4 ज्यूरिस्ट फिलोसफर्स के बारे में देखेंगे। सॉरी, ये चारों फिलोसफर्स हैं, इनके बारे में देखेंगे। अब मिडाइवल पीरियड की बात करें तो इसमें है सेंट अगस्टाइन ऑफ हिप्पो। अब देखिए, ये 535
टाइमलाइन हुआ, फिर उसके बाद 470 टू 399, ये क्या है कि इधर साइड जो है घटते हुए आएगा। जैसे कि जब हम लोग जीसस क्राइस्ट के जन्म के तरफ जाएंगे तो जितना पुराना टाइम होगा वो उतना बड़ा नंबर होगा। तो 535 है, अब उससे घटते ही हो 470, 428, 384। अब फिर क्या है कि मिडिवल पीरियड में आते आते 354 एडी में आ गए। अब एडी से आगे की ओर बढ़ेगा। सेंट एगस्टाइन जो है हिप्पो के, वो जो है 354 एडी में आएंगे। टाइमलाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टाइमलाइन से आपको याद रखने में सीक्वेंस वाइज अच्छा रहेगा, और क्या क्या अफेक्ट हुआ, फिर क्या क्या इसके कंसिक्वेंसेज हुए, और फिर क्या थ्योरी दिया गया, वो ध्यान में रखने में अच्छा होगा। फिर थॉमस एक्विनास को मेडिवल पीरियड में देखेंगे। ये दो फिलोसफर्स ही मेन है। अब इसके बाद रेनेसां पीरियड, पुनर्जागरण का जो टाइम था, क्योंकि ये जो बीच में मेडिवल में कुछ ऐसा हुआ था जिस टाइम पे कुछ अंधभक्ति और डार्क एज भी इसको बोला जाता है, ये डार्क टाइम था, तो फिर से पुनर्जागरण का जरूरी था जैसा कि एंशिएंट सिस्टम में था। तो इसीलिए ये जो जूरिस्ट है, ह्यूगो ग्रोशियस, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, इन्होंने रेनेसां पीरियड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इस चार्ट को अगर आप समझ गए होंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब अपने जो सीक्वेंस वाइज है ग्रीक से शुरू करते हैं। ठीक है, एंशिएंट ग्रीक की बात करें तो हेराक्लिटस, देखिए हेराक्लिटस अपने आप में एक बहुत ही अच्छे फिलोसोफर्स थे। उनको समझना काफ़ी मुश्किल था। इनको वीपिंग फिलोसोफर भी बोला जाता था। इनको मतलब ये काफ़ी धुंधला रहता था, इनका जो लिखा हुआ था, इनका जो विचार था, इसको समझ पाना काफ़ी मुश्किल था। ये काफ़ी, एक तो लैटिन वर्ड यूज़ करते थे। अब लैटिन वर्ड का ही यूज़ क्यों किया जाता था, ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे इंडिया में क्या है कि संस्कृत वर्ड में बहुत सारे वेदास लिखे थे, जो इंटेलेक्चुअल्स की लैंग्वेज होती है उसको इंडिया में संस्कृत माना जाता था एंशिएंट टाइम में। ठीक उसी तरह रोम में भी, ग्रीक में भी उस टाइम पे क्या था कि जो इंटेलेक्चुअल्स की लैंग्वेज है उसको, वो लैटिन लैंग्वेज को ही माना जाता था। ठीक है, तो इनका तो वैसे 3 थ्योरी है। एक तो ये भी मानते थे कि फायर से ही पूरा यूनिवर्स बना है, हर एक चीज़, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। और हम लोगों को जो जानना है वो जानना है कि जो इनका ये फिलोसफिकल स्कूल जो है उससे भी बिलोंग करते थे, क्योंकि इनका पूरा जो है फिलोसफी ही था। देखिए ये नेचुरल लॉ का इंपॉर्टेंस क्यों मानते हैं, नेचुरल लॉ का होना क्यों जरूरी है। इनका एक थियोरी था यूनिवर्सल फ्लक्स थ्योरी। इट मीन्स कि यूनिवर्स में हर एक चीज चेंज हो रहा है। सूरज पूरब से पश्चिम हो रहा है, पश्चिम से पूरब हो रहा है हर समय, बट हमको वो दिख नहीं रहा है, बट वो चेंज हो रहा है। तो इससे क्या बताते हैं कि अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन हमेशा स्टेबल नहीं होता है, वो अनस्टेबल होता है। ये तो हम लोग अच्छे से प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो ये जो अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन है इसने जन्म दिया नेचुरल लॉ को। अब मान लीजिए कि कहीं पे कोई पॉलिटिकल सिचुएशन है, आज यहाँ पे इसकी सरकार है, कल उसकी सरकार है, आज ये नियम है, कल वो नियम है। नियम तो बदल जाएगा, फिर दूसरी सरकार आएगी, उसके हिसाब से नियम हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो नेचुरल लॉ और मोरालिटी जो है, ये ह्यूमन लाइफ को सिक्योर करने के लिए कुछ बेसिक्स ऐसे रूल होने चाहिए जो कि कितना भी अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन हो ये चेंज नहीं होना चाहिए, जिससे जो बेसिक नीड्स है, बेसिक ह्यूमन जो जीवन को जीने के लिए आवश्यकता है वो होना ही चाहिए। इसीलिए नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे रखा। और डेस्टिनी, ऑर्डर एंड द रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये बिलीव करते थे कि डेस्टिनी है, कुछ ऑर्डर है और कुछ रीजन ऑफ द वर्ल्ड है। जो ऑर्डर है, अगर हम चाहते हैं किसी चीज़ को ऑर्डर में बनाए रखना तो वो है लॉ। और अगर वो नेचुरल लॉ, फंडामेंटल लॉज सिर्फ रहे, क्योंकि जो ह्यूमन मेड लॉ है वो तो चेंज होते रहेगा टाइम टू टाइम, क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होते रहेगा, ठीक है, बट जो बेसिक लॉ है वो नेचुरल लॉ है। चलिए, तो अब सोक्रेट्स की बात करें तो सोक्रेट्स जो है 470 टू 399 बीसी में आते हैं, ठीक है, हेराक्लिटस के काफ़ी बाद। इनका कहना ये था कि जो पॉजिटिव लॉ जो है वो सारा नेचुरल लॉ की बातों को मानेगा, ठीक है, और इट मस्ट बी क्रिटिकल इवेल्युएटेड बाय द मेन यूजिंग देयर इनसाइट। मतलब आदमी के पास अपना सोचने का क्षमता है, उस सोचने की क्षमता से जितना पार्ट वो पॉजिटिव लॉ का नेचुरल लॉ से समझ पाएगा, ठीक है, नॉट ब्लाइंडली, वो अपने सोचने के हिसाब से, उतना ही ह्यूमन मेड लॉ होना चाहिए। मतलब एक तरीके से ऐसा कुछ है कि जैसे ये टोटल नेचुरल लॉ है, इसमें से जिस पार्ट को ह्यूमन अपने रीजनिंग से समझ पाएगा वही पॉजिटिव लॉ है, ठीक है। और पॉजिटिव लॉ इसके अधेरेंस है, मतलब
इसकी नेचुरल लॉ के ही बातों को मान करके पॉजिटिव लॉ बनाया गया होना चाहिए, ठीक ना। चलिए अब फिर आते हैं प्लेटो। प्लेटो का वही कॉन्सेप्ट था, ईच इंडिविजुअल्स इज गिवन विथ सेंस, जस्टिस और डिवाइन पावर। हर एक इंडिविजुअल्स के पास सेंस है, उसके अंदर अपना सोचने का क्षमता है, रिजनेबलनेस है। तो वो ये जो आया है आदमी को, वो डिवाइन पावर से आया है, ठीक है। सच ए सेंस ऑफ जस्टिस एंड एथिकल रेवरेंस हैज बीन गिवन टू हिम फैसिलिटेट हिज सर्वाइवल बाय फॉर्मिंग यूनियंस विथ अदर इंडिविजुअल्स। ये जो जस्टिस और एथिकल जो विचारधारा है आदमी के अंदर, जो अपने आप से आता है, ये फैसिलिटेट करता है कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ यूनियंस का फॉर्मेशन करें। मतलब एक दूसरे के साथ मिल करके, अब एक इंडिविजुअल कितना ही कुछ कर लेगा, लेकिन अगर ये यूनियंस को फॉर्म करे, ठीक है, तो एक भी बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर स्टेट का यूनियंस, इंडिविजुअल्स से फैमिली बना, फैमिली से सोसाइटी बना, सोसाइटी सबसे स्टेट बना, ऐसा कुछ इनका बात था कि ये जो अपने इनसाइट से, लेकिन वो होना क्या चाहिए, ह्यूमन के रीजनेबलनेस से, ह्यूमन के जो जस्टिस सोचने का तरीका है अपने माइंड से, वो हर एक स्टेप पे फुलफिल होते रहना चाहिए। एरिस्टोटल की बात करें, मैन इज इंडोर्ड विद द गिफ्ट ऑफ रीजन। ये भी, ये तीनों सेम, चूंकि सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, इसलिए ये जो ह्यूमन रीजनिंग का बात है, ये पूरे नेचुरल लॉ में आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन के अंदर भी रीजन करने का एक एबिलिटी है जो डिवाइन पावर से मिला है। मैन इज इंडोर्ड विद द गिफ्ट ऑफ रीजन विच डिस्टिंग्विश हिम from other creatures created by God. He argues that when a man lives according with reason, it can be said that he is living naturally. जब ह्यूमन, अब ये तो हो गया बिल्कुल फिलॉसफी जो कि एंशियंट ग्रीक के टाइम पे था। अब एक जस्टिनियन कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है। जस्टिनियन क्यों? जस्टिनियन द फर्स्ट एक राजा थे वहाँ पे रोम में उस टाइम पे, तो रोम की फिलॉसफी पूरी उस पर बेस्ड है। रोम में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। रोम ज्यूरिस्ट डिड नॉट डेलिब्रेट अपॉन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचुरल लॉ एंड पॉजिटिव लॉ एंड डिड नॉट डिसाइड एज टू विच ऑफ देम इज हायर। ये कभी भी झगड़े में नहीं पड़ते थे कि भाई नेचुरल लॉ बड़ा है, पॉजिटिव लॉ बड़ा है, कौन हायर है कौन लोअर है, इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते थे, इसलिए इनका कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो रोम में भी तीन तरीके के लॉज थे। एक तो जस्ट सिविल जो रोमन सिटीजन्स पे अप्लाई होता था, एक जस्ट नेचुरल, ठीक है, जस्ट नेचुरल मतलब नेचुरल लॉ का, और फिर जस्ट जेंटियम। ये जो जस्ट जेंटियम है, जिस पार्ट को यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया है सभी कंट्रीज के द्वारा, उसको बोलेंगे जस्ट जेंटियम। मतलब वहाँ के फॉरेन सिटीजन्स जो होंगे, जो रिवील्ड है नेचुरल लॉ का जो पार्ट ह्यूमन रीजन के द्वारा, ठीक है, ह्यूमन रीजन के द्वारा जो पार्ट रिवील्ड हो गया है, जैसे जस्ट जेंटियम, तो ये पार्ट जो है सभी स्टेट के नज़र में है कि हाँ नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग ये गलत है। तो जस्ट जेंटियम के अंदर फॉरेन सिटीजन्स को डील किया जाता था, क्योंकि ये जो लॉज है सभी उस टाइम पे इंटरनेशनली वैलिड था, ठीक है। तो नेचुरल लॉ एक तरीके से कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ से भी आगे रिलेटेड होगा, उसको देखेंगे कैसे। सो चलिए अब आ जाते हैं अपने प्यारे भारत के बारे में। इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है? इंडिया में धर्म का कॉन्सेप्ट है। धर्म रेफर्स टू द ऑर्डर सेट बाय द नेचर एंड द अधियरेंस टू द ह्यूमन बींग्स टू सच नेचुरल ऑर्डर। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही बात है कि धर्म जो है एक ऑर्डर की बात करता है, और ये जो ऑर्डर होना चाहिए ये नेचुरल ऑर्डर के अधियरेंस में होना चाहिए, मतलब उसकी प्रख्याति को प्राप्त किया होना चाहिए। मतलब जो नेचुरल ऑर्डर में बोला गया है उसी के अंडर होना चाहिए ये जो ऑर्डर है धर्म का। धर्म इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ न्याय एंड जस्टिस। ये धर्म जो है न्याय और जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड करता है। द टर्म नेचुरल ऑर्डर इंप्लाइज द कॉस्मिक ऑर्डर, द लॉ विच सस्टेन्स द इंटायर यूनिवर्स, ठीक है। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग जूरिस्ट आएंगे, उनके बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटायर यूनिवर्स का भी अपना एक लॉ है, डिवाइन लॉ, ठीक है। और उसमें से जिस पार्ट को हम लोग जानते हैं वो है नेचुरल लॉ, और नेचुरल लॉ के अंडर जो ह्यूमन रीजनिंग के द्वारा बना पाता है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन मेड लॉ या पॉजिटिव लॉ। चलिए छोड़िए वो सब बाद में देखेंगे, अभी के लिए देखते हैं धर्म का कॉन्सेप्ट। धर्म को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें, मीन्स धर्म का मतलब क्या है? प्रॉपर कंडक्ट। दूसरा है लीगल रिलीजियस ड्यूटीज़। अगर प्रॉपर कंडक्ट की बात करें तो दो बातें आती हैं, आचार्य
और व्यवहार। हम लोग आचार्य और व्यवहार दो चीज़ जानते हैं। एक तो है रिचुअल प्यूरिफिकेशंस, ठीक है, कर्मकांड के द्वारा जो भी प्यूरिफिकेशंस हो सकता है, जैसे नहाना, मतलब अपने आप को शुद्ध करना। पर्सनल हाइजीन ये भी था। मोड ऑफ ड्यूटीज़, हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए किसी के प्रति। व्यवहारा, किसी से डील करते वक्त, जैसे अब ट्रेडर्स हो गए या फिर नॉर्मल पीपल्स, उनमें आपस में किस तरीके से डील करेंगे। आज भी हम लोग हिंदी के वर्ड्स में जानते हैं व्यवहार, किसी से किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए। कंडक्ट वाइल डीलिंग विथ अदर। अब देखिए लीगल और रिलीजियस ड्यूटी भी था। तो उस टाइम पे मोरल एस्पेक्ट इतना मजबूत था कि रिलीजियस ड्यूटीज़ का वायोलेशन जनरली होता ही नहीं था। अगर होता भी था तो वहाँ पे प्रायश्चित का कॉन्सेप्ट था। जब कोई भी रिलीजियस और लीगल ड्यूटीज़ को वायलेट करता था तो वहाँ पे प्रायश्चित का कॉन्सेप्ट था, जिसमें लोग खुद ब खुद अपनी गलतियों को समझ करके सजा को स्वीकार करते थे। ठीक है, मोरल एस्पेक्ट अगर मजबूत होगा किसी सोसाइटी का तो वो जो है ज़्यादा मतलब लॉ को खराब नहीं करेगी, वो प्रिवेंटिव एक्शन ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहीं से फॉर्मेशन होता है हमारा ये हिंदू लॉ का, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो इसमें अच्छा रहेगा हिंदू लॉ इतना ही पढ़ना है, बस आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की बात करें तो एक सेकंड, हाँ, एक पहला है श्रुति। ठीक है, श्रुति का मतलब क्या होता है? हर्ड, कुछ भी सुने। उस टाइम पे क्या था कि लोग सुनते थे, इतना पुराना टाइम था कि लिखने का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये क्या बिलीव करते थे कि स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट पे, नॉट स्टेटमेंट ऑफ लॉ। यहाँ पे उस टाइम पे चूंकि कुछ लिखा हुआ नहीं था तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ नहीं था, तो उस टाइम पे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट चलता था। ठीक है, उस टाइम पे ये 4 वेदास बनाए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और देखिए यहाँ पे कहीं कहीं पे 3 वेद ही माना जाता है और अथर्ववेद को माना जाता है कि वो ऊपर वाले वेदों का ही कुछ कंपाइलेशन है। ठीक है, तो 4 वेद लेकिन थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसको सुन करके एक दूसरे से सुना, बाद में जा करके जब लिखने का टाइम आया तो इसको जो भी सुना हुआ था उसको कंपाइल किया गया, तो ये वेदास बने। अब जब सुन करके इतने वेद बन गए, ठीक है, तो फिर स्मृति, स्मृति जो है जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ, स्मृति में हम लोगों ने लिखना शुरू किया। तो हम लोगों ने धर्म शास्त्र लिखे, धर्म सूत्र लिखे। ठीक है, धर्म शास्त्र कौन कौन से लिखे? मनुस्मृति, जो एंशियंट राइटिंग्स हम लोगों को मिलती है हिंदू रिलीजन में, मनु की, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सारे चीज़ों का बात किया गया था। और फिर याज्ञवल्क्य की स्मृति जो कि विष्णु द्वारा लिखी गई थी। और एक नारद स्मृति, नारद स्मृति नारद के द्वारा लिखी गई थी। इसमें क्या था? इसमें बिल्कुल सब्सटैंटिव, जैसे आज का है कि पीनल लॉ, जैसे BNS है और BNSS है, जो प्रोसीजरल लॉ की भी बात करता है, जैसे IPC और CRPC हो गया। बिल्कुल सभी तरीके की सब्सटैंटिव भी होगा और प्रोसीजरल लॉ, बिल्कुल इसको क्लियर बात किया गया था नारद स्मृति में। याज्ञवल्क्य स्मृति में देखो तो महिलाओं के राइट्स को बढ़ावा दिया गया था, तो ऐसा ही कुछ था। धर्म सूत्राज की बात करें तो गौतमाज, बोधयाना, अपस्थंबा, वशिष्ठा, ये 4 जो है हम लोगों को धर्म सूत्राज जो है सोर्सेज से मिलते हैं। इसको मेमोरिया टेक्निका के फॉर्म में लिखा गया था कि इस फॉर्म में कि याद रहे। ठीक है, याद रहने के फॉर्म में लिखा गया था। और वैसे भी स्मृति जो है प्रोज और पोएट्री के स्टाइल में होता था। फिर श्रुति से हम लोग थोड़ा डेवलप हुए, स्मृति बना। स्मृति से क्या हुआ कि स्मृति से फिर बना कमेंट्रीज, मतलब जो ये सब बन गया था इस पे क्या हुआ? कमेंट्रीज हुआ। जैसे आप लोग IPL का कमेंट्री देखते हैं ना, उसी तरीके से ये जो धर्मशास्त्र बने थे इस पे कमेंट्री स्टार्ट हुआ। तो एक विज्ञानेश्वरा थे, उन्होंने जो कमेंट्री किया उससे बना मिताक्षरा। जीवुत्थाना का जो कमेंट्री था उससे बना दयाभागा। ठीक है, और डाइजेस्ट था। ठीक है, एक डाइजेस्ट भी चीज़ है जिसमें कि एडॉप्शन के रिलेटेड बात किया गया था। 2 डाइजेस्ट थे, दत्तक मीमांसा और दत्तक चंद्रिका। ये आप हिंदू लॉ में और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर जब हम लोग कमेंट्रीज बना लिए, स्मृतिज हम लोग का बना हुआ था, फिर आया कस्टम। ठीक है, अब जो वेदों में दिया हुआ है, बुक्स में लिख दिया गया, उसको फिर हम लोग फॉलो करना स्टार्ट किए, जो कि लोकल फैमिली और कम्युनिटी के द्वारा फॉलो किया जाता था। गिल्ड कस्टम जो कि ट्रेडर्स के द्वारा फॉलो किया जाता था। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद आया प्रेसिडेंट्स और लेजिस्लेशन। तो प्रेसिडेंट्स के लिए तो बहुत सारे केस लॉज है, वो सब आप हिंदू लॉ में पढ़ेंगे। लेजिस्लेशन जो कि इंपॉर्टेंट है हिंदू लॉज में, जो हम लोगों को ऑलरेडी पढ़ना भी है, तो वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्शन एक्ट 1956, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये इतना सारा आपको
पढ़ना है हिंदू लॉ में। ठीक है, चलिए हमने हिंदू लॉ को अभी कवर कर दिया, यहाँ पे कुछ उसका कितना सिलेबस है वो। अब हम लॉ को अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर ले तो हम इसको अच्छे से सारे फिलॉसफी को अच्छे समझ सकते हैं। पहला डिवाइन लॉ, जो बातें ह्यूमन थिंकिंग के बियॉन्ड है, जैसे नेचुरल डिजास्टर, यूनिवर्सल एनर्जी एंड कॉस्मिक ऑर्डर। और फिर अगर दूसरे में हम देखें नेचुरल लॉ को, जो कि मोरालिटी, इथिक्स एंड रीजनेबलनेस के बेसिस पे बनता है। तीसरा ह्यूमन मेड लॉज, जो कि पॉजिटिव लॉज होते हैं, जो पॉलिटिकल सुपीरियर इम्पोज करते हैं अपने से पॉलिटिकल इन्फीरियर पे। चलिए अब बात करते हैं सेंट अगस्टाइन ऑफ हिप्पो। पहले तो इनका टाइम पीरियड और इनके कुछ जो बैकग्राउंड थे उसके बारे में समझ लीजिए। ये जिस टाइम पे आए थे, इनका जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी का उदय हो रहा था। ठीक है, लोग ग्रीक के जो फिलोसफर्स थे उससे शिफ्ट हो रहे थे, ये जो क्रिश्चियंस थे। ठीक है, क्रिश्चियंस उन्होंने लॉ को कैसे डिफाइन किया कि एक होता है इटर्नल लॉ जिसमें ह्यूमंस का फ्री विल होता है, अगर उसके अकॉर्डिंग, इस एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हम आर्बिट्री हो सकते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं। लेकिन फिर इसके अंडर कुछ जो हम लोगों ने समझा है, नेचुरल लॉ है, मोरालिटी है, इस पार्ट को, दिस पार्ट ऑफ इटर्नल लॉ एक्सेसिबल टू ह्यूमन रीजन। ठीक है, इसको हम लोगों ने अपने तर्क से समझा है, और इसी में से कुछ जो लॉज हैं, कुछ पार्ट जो है उसको टेम्पोरल ह्यूमन लॉज के रूप में बना दिया। अब ये पार्ट हो सकता है कि यहाँ इस पार्ट को कोई और स्टेट समझता हो, इस पार्ट को कोई और स्टेट समझता हो, और इस पार्ट को कोई और स्टेट समझता हो। तो हर एक पार्ट का ह्यूमन लॉ जो होगा वो नेचुरल लॉ के अंडर ही आएगा। टेम्पोरल ह्यूमन लॉ टेम्पोररी होते हैं, ऊपर भी हम लोगों ने देखा। लॉज क्रिएटेड बाय ह्यूमन दैट मस्ट रिफ्लेक्ट हायर मोरल और डिवाइन ट्रूथ, मतलब जो भी लॉ बनाया गया है उसको इसके अकॉर्डिंग और इसको इटर्नल लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कि सब जगह, अगर हिंदू धर्म में भी देखें तो जो कॉस्मिक या यूनिवर्सल ऑर्डरनेस है उसको मेंटेन करने के लिए हर हाल में कुछ इस तरीके का सीक्वेंस होना चाहिए कि ये इसको और ये इसको। अब जस्टिस क्या है? ठीक है, इन्होंने जस्टिस को डिफाइन किया, विदाउट जस्टिस, एक इनका जो कोट है इसको ध्यान में रखेंगे, जस्टिस, विदाउट जस्टिस व्हाट आर किंगडम्स बट ग्रेट बैंड्स ऑफ रॉबर्स। बिना जस्टिस के जो किंगडम होगा वो डाकुओं का समूह होगा। ठीक है, ये सारा कोट डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, सेंट अगस्टाइन का ये कहना था। ये चीज हम लोग समझ गए कि लॉज क्या होगा, ह्यूमन लॉज कौन सा होगा। ठीक है, अब फिर इनका एक 2 सिटी का भी कॉन्सेप्ट था। एक तो सिटी ऑफ गॉड, जिसको भगवान ने बनाया है, जो गवर्न होता है लव ऑफ गॉड एंड डिवाइन जस्टिस। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सब अपने अपने मन का कर रहे थे और क्रिश्चियनिटी का उदय था, तो सिटी ऑफ गॉड की बात की गई। सिटी ऑफ मैन गवर्न बाय लव ऑफ सेल्फ एंड टेम्पोरल पावर, वही ह्यूमन लॉ से जो गवर्न हुआ वो बना सिटी ऑफ मैन। और जो लॉज नेचुरल लॉ, ठीक है, नेचुरल लॉ भी, नेचुरल लॉ के थ्रू जो जस्टिस दिया जा रहा था वो सिटी ऑफ गॉड होगा। ठीक है, अब क्या है, अब एक और चीज था इनका, जो ये था कि अगस्टाइन क्या कहते थे कि रीजन इज लिमिटेड ऑफन नीड्स डिवाइन इल्यूमिनेशन। मतलब रीजन आप तभी कहीं पे कर पाओगे जब पहले आपका उस पर फेथ होगा, मतलब कि फेथ आपका पहले होना चाहिए। वही क्रिश्चियनिटी को फिर से वो करने के लिए कि पहले आप किसी पे विश्वास करो, फिर अपने तर्क से उसको खोजो, उसके अंदर डेप्थ में जाओ, उसमें रिसर्च करो, उसके बारे में जानो। ठीक है, फेथ सीक्स अंडरस्टैंडिंग, जब आप किसी पे फेथ करते हो तो आपको उसमें जानने की इच्छा बढ़ती है। फाइड स्क्वेरेंस इंटेलेक्टम, ये जो इनका एक लीगल मैक्सिम है ये था। फेथ इन्वॉल्व्स बिलीव इन डिवाइन रिवेलेशन। फेथ क्या है कि डिवाइन जैसे ज्ञान की प्राप्ति, पहले हम लोग देखते थे कि जैसे इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब को हुआ, जीसस को हुआ, और डिवाइन रिवेलेशन की बात करते हैं। उसके बाद आप रीजनिंग स्टार्ट करते हो कि ये चीज़ क्यों है, ये ऐसा क्यों है, तो आप अपने ट्रुथ को जो है अप्लाई करते हो और आप अपने अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस पूछते हो और अपने रीजनिंग से उस फेथ को जानने की कोशिश करते हो और डेप्थ तक। ठीक है, तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद आए थॉमस एक्विनास, जो कि 1225 से 1274 तक आए। एक्विनास क्या कहते थे कि गेव ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड ऑथोरिटी टू रीजन। अब यहाँ पे इनका एक जो चेंजिंग था, जो कि अगस्टाइन से था, कि अगस्टाइन रीजन को नीचे मानते थे और फेथ को ऊपर मानते थे, लेकिन एक्विनास जब आए तो इन्होंने रीजन को ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिया, रीजन को ज़्यादा ऊपर बताया। ही बिलीव्ड ह्यूमन रीजन कैन डिस्कवर मोरल ट्रूथ और नेचुरल लॉ। देखिए, ह्यूमन के पास इतना रीजनिंग है कि वो खुद से डिस्कवर कर सकता है नेचुरल लॉ को।
ठीक है। मोरल ट्रूथ नेचुरल लॉ ज़्यादा बड़ा है, रीजनिंग ज़्यादा बड़ा है नेचुरल लॉ से। हम अपने रीजनिंग के थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या नेचुरल लॉ मोरालिटी के अकॉर्डिंग सही है, और क्योंकि हमारे पास अपना सोचने का क्षमता है, इवन विदाउट डायरेक्ट रिवेल्यूशन। अब ये रिवेल्यूशन का पार्ट कुछ हद तक इसलिए भी कर दिया जाता था कि जो प्रोमिनेंट फिगर थे उनको प्रोमिनेंट बनाए रखने में ये रिवेल्यूशन वर्ड जो है मदद करता था, कि अब वो बहुत बड़े साधु हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर उन्होंने ये किया। तो ऐसा इन्होंने इसको नकार दिया और कहा कि अगर आपके पास रीजनिंग है, अच्छा सोचने का कैपेबिलिटी है, तो आप रिवेल्यूशन को बाद में भी आएगा, लेकिन आपको पहले आप अपने सारे प्रश्नों का उत्तर जान जाओगे, ऐसा होगा कुछ। एक्विनास सिस्टमाइज व्हाट अगस्टाइन लेफ्ट एज मोरल इनसाइट। एक्विनास ने सिस्टमैटिक ढंग से बताया कि मोरल इनसाइट जो ह्यूमंस के अंदर होता है, उससे आप रिवोल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। मतलब फेथ बाद में, फेथ आपको जैसे ही आप अपने रीजनिंग से सेटिस्फाइड हो जाओगे, मोरली सेटिस्फाई हो जाओगे, तब आप उस फेथ को मान सकते हो। ठीक है, अब एस्पेक्ट्स को देखते हैं, जिन एस्पेक्ट्स में अगस्टाइन के बाद एक्विनास ने ऐड किया और काम किया। प्रायोरिटी की बात करें तो फेथ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे अगस्टाइन, रीजन्स को कम देते थे। तो एक्विनास ने क्या कहा कि रीजन एंड फेथ आर हार्मोनलस एंड डिस्टिंक्ट, मतलब ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को फेथ होगा तभी वो रीजनिंग की तरफ जाएगा, पहले रीजनिंग भी हो सकता है तब भी फेथ आ सकता है। ठीक है, व्यू ऑफ रीजन, देखिए रीजन क्या है, मतलब वीक एंड नीड्स डिवाइन इल्यूमिनेशन। कोई भी आदमी रीजनिंग तभी कर पाएगा जब उसको डिवाइन इल्यूमिनेशन होगा। तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है। स्ट्रांग कैपेबल डिस्कवरिंग ट्रूथ, अगर मान लीजिए किसी में डिस्कवर करने का स्ट्रांग कैपेबिलिटी है तो वो भी बिना डिवाइन इल्यूमिनेशन के भी प्राप्त कर सकता है, सारे ट्रुथ को समझ सकता है। लीगल फिलॉसफी की बात करें तो मोरल एंड थियोलॉजिकल इंसाइट, मतलब वो धर्मशास्त्र पे उनका अगस्टाइन का सारा चीज़ बेस्ड था। वो मोरल और धर्मशास्त्र में पहले फेथ करो, फिर रीजनिंग करो और उस पर धर्मशास्त्र पे विश्वास करो, इसीलिए इसको डार्क एज भी कहा जाता था। और थॉमस एक्विनास ने कुछ हद तक डार्क एज को कन्वर्ट किया फिर से रेनेसां पीरियड में लाने के लिए। ठीक है, इनका काफ़ी अच्छा, मतलब वो जो ट्रांजिशन फेज है ना, थॉमस एक्विनास के द्वारा किया गया। फुल सिस्टम ऑफ लॉ बेस्ड ऑन रीजन एंड फेथ, ये जो लॉ का पूरा सिस्टम है ये बिल्कुल बेस्ड होना चाहिए रीजनिंग पर और फेथ पे। पहले तो आप किसी पे विश्वास, पहले तो आप रीजनिंग कर लो और फिर उस पर विश्वास रखो, ऐसा था कुछ। इसीलिए ये जो क्रिश्चियनिटी का उस टाइम पे कैथोलिक चर्च हो गए थे तो काफ़ी ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस था। इन्फ्लुएंस अगस्टाइन का प्लेटोनिज्म पे विश्वास था कि आप, मतलब ये डिवाइन पावर्स है, इस पे कुछ इस तरफ ध्यान रखो और फिर रीजनिंग और फेथ उससे आ जाएगा। लेकिन एक्विनास क्या कहते थे कि एरिस्टोटल और क्रिश्चियन थियोलॉजी पे इनका बेस्ड था, कि आपके पास ऐसा कुछ सोचने का, मतलब वही है कि वो डाउन टू एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं और थॉमस एक्विनास दूसरी तरफ से फिर एक तरफ जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल कुछ सेम ही था। कि एरिस्टोटल वो चीज़ कहते थे कि आपके पास रीजनिंग कैपेबिलिटी है जिससे कि आप डिवाइन पावर को या जो ट्रूथ है उसको देख सकते हो। अब ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया, अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा तो बस इस लीगल फिलॉसफी को ध्यान में रखिए। ठीक है, और इस प्रायोरिटी को ध्यान में रखिए, इनके दोनों में रिलेशन रखने के लिए। मेथड क्या है, ये थियोलॉजिकल फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन दिखता है अगस्टाइन के विचारों में। और इनका क्या था, स्कॉलिस्टिक सिस्टमाइज एंड लॉजिकल रीगर, मतलब ये लॉजिक को ज़्यादा आगे रखते थे फेथ से। ठीक है, अब क्या है, इन सब के योगदान से आखिरकार 14th सेंचुरी में आ ही गया रेनेसां पीरियड, मतलब दोबारा से जो डार्क एज उत्पन्न हो गया था, क्रिश्चियन युग का जो काफ़ी ज़्यादा ये आ गया था, उसमें रेनेसां पीरियड आ ही गया आखिरकार बाद में। ठीक है, वापस से आदमी को लगा कि नहीं, ह्यूमन के पास रीजनिंग है, वो समझ सकता है। शिफ्टेड फोकस फ्रॉम डिवाइन ऑथोरिटी टू ह्यूमन रीजन, जो डिवाइन ऑथोरिटी के बाद जो मिडिवल पीरियड में की गई थी क्रिश्चियंस, कैथोलिक चर्च और इन सब के सत्ता को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो इसको पूर्णतः शिफ्ट कर दिया गया ह्यूमन रीजन पे, ह्यूमन इंडिविजुअल्स की डिग्निटी पे। रिजेक्ट किया गया ब्लाइंड रिलायंस ऑन मेडिवल स्कॉलिटिज्म, मतलब जो स्कॉलर्स थे उनका, जो मेडिवल स्कॉलर्स जो भी थे उनका पूरी तरीके से बोला कि नहीं, डिवाइन रिवोल्यूशन ये सब और या फिर ब्लाइंडली हम रिलायंस नहीं करेंगे आपके विचारों पे।
रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी बेस्ड ऑन रीजन रेदर देन थ्योरी। ये जो नेचुरल लॉ थ्योरी है ये रीजन पे बेस्ड है, थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र पे बिल्कुल नहीं है। धर्म को बिल्कुल अलग किया गया लॉ से। यहाँ पे आप मेडिवल पीरियड में देखेंगे तो लॉ जो है धर्म के अंदर आ रहा था कहीं ना कहीं, तो धर्मशास्त्र के भी अंदर आ रहा था, तो ऐसा नहीं है। फिर रेनेसां पुनर्जागरण जैसे ही हुआ आदमी को समझ आया, और ये जो इंस्पायर्ड है ये ग्रीक रोमन लॉ, स्पेशली सिसरो एंड जस्टिनियन। जस्टिनियन के बारे में हमने पीछे पढ़ा है, सिसरो का भी कुछ ऐसा ही विचार था, ये उस पे बेस्ड था। सिसरो भी काफ़ी अच्छे एक फिलोसफर्स थे, इनके बारे में भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम इसमें इसको कवर नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर कमेंट कीजिएगा कि सिसरो के बारे में जानना है तो हम उसको एक वीडियो में कवर कर देंगे। अब देखिए रेनेसां पीरियड में सबसे पहले अगर जूरिस्ट को देखें तो ह्यूगो ग्रोशियस, ठीक है, जो कि 1583, चूँकि 1225 के टाइम पे वो सब मेडिवल के आए थे और टाइम बीता थॉमस एक्विनास आए, फिर ये आ गए 1583 एडी में, क्योंकि समय बीता उसके बाद ह्यूगो ग्रोशियस आए। ह्यूगो ग्रोशियस की थ्योरी क्या थी, इनका एक लीगल मैक्सिम देखिए, इससे इनका थ्योरी समझ में आएगा। स्टी ड्यूस नॉन डेरिट्योर, हम लोग बार बार वही चीज़ है कि लैटिन में लिखा हुआ इसलिए क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स की भाषा थी उस टाइम पे। क्यों, देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टाइप के उस टाइम पे कुछ नहीं था, तो ये लोग लिखते ही इंटेलेक्चुअल भाषा में थे कि नॉर्मल आदमी को समझ ना आए, और इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है बना रहे, ठीक है। मीन्स नेचुरल लॉ वुड स्टिल एग्जिस्ट इवन इफ गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे बिल्कुल ही गॉड थियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को स्कॉलर्स, मेडिवल पीरियड के स्कॉलर्स की बातों को नकार दिया गया और कहा कि अगर गॉड नहीं भी हैं फिर भी नेचुरल लॉ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो ह्यूमंस के अंदर से आ रहा है। दिस शिफ्टेड द फाउंडेशन ऑफ लॉ फ्रॉम थियोलॉजी टू ह्यूमन रीजन, ठीक है। इनकी एक बहुत ही अच्छी बुक थी डिजोरे बेली एस पॉइस, ठीक है। ये बुक थी द लॉ ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है। ह्यूगो ग्रोशियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एस्टैब्लिशेस रूल्स फॉर जस्ट वॉर एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इस बुक में इन्होंने बताया कि हम लोगों ने बहुत युद्ध लड़े हैं, ठीक है, और लॉ क्या है, एक तरीके से लॉ जो है एब्सोल्यूट जस्टिस को, जब कभी एब्सोल्यूट जस्टिस को कंप्लीट करने में कभी सही जस्टिस हुआ कभी गलत जस्टिस हुआ, इस चीज़ से ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वॉर हुआ, इस सब से इसका जो लास्ट में जो आइडिया निकला कि पीसफुली रहो तो ही को एग्जिस्ट कर पाओगे, अदरवाइज सब मारे जाओगे, सब खत्म हो जाएगा। आर्ग्यूड दैट नेशंस लाइक इंडिविजुअल्स, इन्होंने जैसे इंडिविजुअल्स को ट्रीट किया फिर वैसे ही बोला कि नेशंस को भी इंडिविजुअल्स की तरह नेचुरल लॉ से बाउंड होना चाहिए, और वो बाउंड है नेचुरल लॉ से। इस तरीके से कुछ हम लोग यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल लॉ का फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरनेशनल लॉ फॉर्म हो रहा है यहाँ से, ठीक है। जुरिस्प्रूडेंस, दैट्स व्हाई द जुरिस्प्रूडेंस इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ ऑफ नेशन जस्ट जेंटियम, ठीक है। ये जस्ट जेंटियम का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जस्टिनियन प्रिंसिपल्स में रोमन ग्रोशियस हेल्प्ड सेपरेट लॉ फ्रॉम थियोलॉजी, इसको बिल्कुल धर्म से अलग कर दिया। देखिए धर्म यानी कि उस टाइम का जो क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च था, जो कि रूलिंग क्लास था, उसके बारे में बार बार बात किया जा रहा है। तो यूनिवर्सल लीगल प्रिंसिपल्स एम्फसाइज्ड राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ड्यूटीज एंड रैशनल लीगल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे एम्फसाइज किया गया, राइट्स पे, कॉन्ट्रैक्ट्स पे एंड ड्यूटी होना चाहिए एज रैशनल लीगल कंस्ट्रक्ट, जैसा कि रैशनली लीगल कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। तो और इन्होंने ही लेट डाउन किया, ग्राउंडवर्क कंप्लीट किया, किनके लिए, लॉक, जॉन लॉक, फ्यूनडॉर्फ, कांट, प्रोफेसर कांट के लिए। तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट जूरिस्ट थे। अब थॉमस हॉब्स की बारी है, ठीक है। देखिए ये जो स्टेट और इंडिविजुअल्स के राइट का कॉन्फ्लिक्ट्स उसी दिन से स्टार्ट हो गया जिस दिन से स्टेट बना। पहले लोग आपस में लड़ते थे, फिर स्टेट ज़्यादा पावरफुल हुआ, वो इंडिविजुअल्स से लड़ना स्टार्ट किया, फिर इंडिविजुअल्स कभी ज़्यादा पावरफुल हुआ, रिवॉल्यूशन हो गया उसने। अब देखें कैसे यहाँ पे रिवॉल्यूशन की बात कैसे आती है। थॉमस हॉब्स जो थे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। टू एस्केप द स्टेट ऑफ नेचर इंडिविजुअल्स सरेंडर्स ऑल राइट्स एक्सेप्ट देयर प्रिजर्वेशन, ठीक है। सिर्फ वो अपने आप की रक्षा को छोड़ करके, जो था स्टेट,
उसको सरेंडर कर दिया, क्योंकि सब आदमी को कोएग्जिस्ट पीसफुली रहना था इसलिए, ठीक है। सिर्फ जो एक्सेप्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन, जैसा कि हम लोग उसमें प्राइवेट डिफेंस में देखते हैं, जनरल डिफेंस में देखते हैं, उसमें यही सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात की गई। आर्टिकल 21 सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये सब राइट्स जो है स्टेट को नहीं दिया। स्टेट को आत्मरक्षा मतलब अपनी रक्षा को का जो एक राइट है उसको छोड़ करके बाकी सारे राइट्स अपने सोवराइन अथॉरिटी को दे दिया। सोवराइन अथॉरिटी बोले तो क्या, अगर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, वो लोग उतने अच्छे से गवर्नेंस जानते नहीं हैं, को पीसफुली को एग्जिस्ट करना नहीं जानते हैं, तो उन सब ने मिल करके एक बॉडी बनाए। उस बॉडी को क्या है, अपनी सारी राइट्स, उस बॉडी में जो अपने सबसे अच्छे लोग हैं, जो सुपीरियर होंगे, अब वो मोनार्की सुपीरियरिटी भी हो सकती है, कोई रूल कर रहा है तो वो सुपीरियर होगा तभी तो वो रूल कर पा रहा है किसी पे, तो वो जो सुपीरियर्स होंगे वो सोवराइन अथॉरिटी होंगे, और उस सोवराइन अथॉरिटी को सारे राइट्स दे दिए एक्सेप्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन का। जब भी सेल्फ प्रिजर्वेशन पे सवाल आएगा तब रिवॉल्ट हो जाएगा। कभी भी किसी इंडिविजुअल्स के सेल्फ प्रिजर्वेशन पे प्रॉब्लम आएगा तो इंडिविजुअल्स, इट मीन्स कि एक इंडिविजुअल्स नहीं, जब मास ऑफ द इंडिविजुअल्स या फिर जो भावनाएं हैं सभी इंडिविजुअल्स की वो आहत होंगी कि गलत हुआ है, तो रिवॉल्ट हो जाएगा। अभी तक सिर्फ को एग्जिस्टेंस के लिए ही ये सब, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात तो अभी बहुत दूर की बात है। एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, द सोवराइन किंग और गवर्नमेंट, किंग भी हो सकता है सोवराइन और गवर्नमेंट भी हो सकता है, ये एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात करते हैं। एक्सेप्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन, इसको छोड़ करके बाकी सोवराइन है, एब्सोल्यूट सोवराइन है। मस्ट हैव एब्सोल्यूट पावर, उसके पास अनंत शक्ति है। मेंटेन पीस एंड प्रिवेंट सिविल वॉर, अब इनको इसीलिए इंडिविजुअल्स ने सारे राइट्स दिए, सारे अपने राइट्स को सरेंडर किया कि आप पीसफुली रखिए, हम लोगों को मेंटेन कीजिए और सिविल वॉर से बचाइए, आपस में हम लोग ना लड़ पड़े, इसलिए आप रहिए। लॉज आर वैलिड बिकॉज द सोवराइन कमांड्स देम, नॉट बिकॉज दे आर मोरल और जस्ट। यहाँ पे मोरालिटी को भी बिल्कुल हटा दिया गया, और लॉ जो है वो सोवराइन है, कमांड है, वो इसलिए मतलब लॉ वैलिड है क्योंकि वो सोवराइन का कमांड है, नहीं कि वो मोरल है। अगर मोरल होगा तो कोई मानेगा ही नहीं। मोरालिटी तो आगे हम लोग देखेंगे, मोरालिटी और इसी के ऑब्जेक्टिव पे एक नया स्कूल जो एनालिटिकल स्कूल है, लॉ, ये लॉ और मोरालिटी के बीच किस तरीके से प्रॉब्लम्स और कॉन्ट्रडिक्शंस और होता है, उसमें हम लोग आगे एनालिटिकल स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि क्या है। ये एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात करते हैं बस। यहाँ से कुछ कुछ अब एनालिटिकल स्कूल की तरफ बातों को बढ़ाया जाने लगा कि अब सोवराइन होगा ये सब। जॉन लॉक थे, ठीक है, इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म से जाना जाता था, मतलब उदारवादी थे, उदारवाद के पिता, मतलब काफ़ी उदारवादी होंगे इनके विचारों से। चलिए देखते हैं। लॉक ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉडर्न आइडियाज़ ऑफ लॉ, लिबर्टी एंड गवर्नमेंट, ठीक है, लिबरल गवर्नमेंट के आइडिया को काफ़ी सपोर्ट करते थे। 1632 से 1704 टाइम पीरियड हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ध्यान में रखना है इन सबको तो। नेचुरल राइट्स, देखिए फिर से इन्होंने शुरू वाला कॉन्सेप्ट ला दिया कि नेचुरल राइट्स होते हैं लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का, ठीक है, लाइफ और लिबर्टी और प्रॉपर्टी का, इसी पे बेस्ड है हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। स्टेट एंड नेचर, स्टेट ऑफ नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक डिस्क्राइब्ड, देखिए एक है स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है, पीपल्स लिव फ्री एंड इक्वल गवर्न बाय नेचुरल लॉ बाय रीजन, मतलब रीजनेबल मैन की तरह अगर सारा इंडिविजुअल रहे तो नेचुरल लॉ से भी चल सकता है। जो स्टेट ऑफ नेचर है, नेचर का जो राज्य है उसमें। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट का अगर बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पीपल्स गवर्न बाय द कंसेंट टू प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट, मतलब हर हाल में प्रोटेक्ट करना है इन्हीं को, नेचुरल राइट्स को ही, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये किए कि हम खुद से अपने रीजनिंग को ना लगा करके हम अपने कंसेंट को दे देते हैं गवर्नमेंट के पास कि वो हमारे नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। इफ गवर्नमेंट्स वायलेट्स दीज राइट्स, पीपल्स हैव राइट टू रिवॉल्ट, यहाँ पे रिवॉल्ट हो सकता है अगर आप नेचुरल राइट्स के अगेंस्ट जाएंगे तो, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी।
अब अगर लॉ और गवर्नमेंट पे इनके विचारों को देखें तो लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ मस्ट बी बेस्ड ऑन रीज़न होना चाहिए, और ये जो कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर के द्वारा, जो कि पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, उनके द्वारा बनाया जाना चाहिए, और ये इक्वली सभी पे अप्लाई होना चाहिए। और इन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की को भी अपोज किया और एडवोकेट किया लिमिटेड गवर्नमेंट को। सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात की। अब जैसे ही गवर्नमेंट का बात आया तो गवर्नमेंट से फिर सेपरेशन ऑफ पावर की बात आ गई, ठीक है। लेजिस्लेटिव जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है उसको एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने लेट डाउन किया सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी। डेमोक्रेटिक सिस्टम और जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात आई वो इसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर जॉन लॉक के विचारों से सेपरेशन ऑफ पावर आया, ठीक है। इनकी लेगेसी की बात करें तो इनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ह्यूमन राइट्स और लिबरल डेमोक्रेसी को इन्होंने अपने आइडिया से शेप दिया, ठीक है, इन्होंने निर्माण किया। इनसे इंस्पायर होके रिवॉल्यूशन क्या क्या हुआ थे, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन जिसको हम लोग जानते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो डार्क एज से ख़त्म होकर के रेनेसां पीरियड में आने का ये जो टाइम था, ये इन्हीं लोगों के विचारों की वजह से रेनेसां पीरियड हुआ और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ। चलिए, तो इसी के साथ हमारा नेचुरल लॉ ख़त्म हुआ। इसमें भी अगर कुछ टॉपिक बच गया हो तो आप मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको डायरेक्टली, यहाँ पे वो नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा, ये जो पूरा हमने अभी पढ़ाया उसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा PDF वाइज आपको मिल जाएगा अगर इस नंबर पे मैसेज कीजिए, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेचुरल लॉ को अच्छे से कवर किया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आगे के सीरीज़ आपको ऐसे ही चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर लो यार।